आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। सब सामने ध्यान देंगे। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? ये आपका यूज होता है जब भी हम बात करते हैं किन्हीं दो चार्जेस के बीच की फोर्स की। कोई भी दो चार्जेस, आपने पढ़ा था इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये था इंटरैक्शन। नाउ कूलम्स लॉ आपको बताता है कि कोई भी दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट कितना मैग्नीट्यूड से करते हैं, क्या वैल्यू होती है उसकी इंटरैक्शन की। सो कूलम्स लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इसमें अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों बात आ गई। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, कोई भी दो चार्ज उनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them। सामने समझिए, टाइम दूंगा बेटा लिखने का। कोई भी दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ऐसा ही स्टेटमेंट आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा? दो मासेस के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स ऑफ इंटरैक्शन विच मे बी अट्रैक्शन और रिपल्जन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of the distance। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगी। Now when you combine these two factors, what do you get? F proportional to Q1 Q2 by R square। सामने समझे बेटा, टाइम मिलेगा लिखने का, चीजें मिस हो जाती हैं, ध्यान दो इधर। जो फोर्स होगा that is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। कंबाइन जब आप इन दो फैक्टर्स को कर दें तो F proportional to Q1 Q2 by R square। सो प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, आ जाता है K Q1 Q2 by R square। दिस K is called electrostatic force constant। It is a small k, it is not a capital K। कैपिटल K कुछ और रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से इट्स अ स्मॉल K, बड़ा K मत लिख देना। सो F जो है दैट इज K Q1 Q2 by R square। K क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। नाउ द वैल्यू ऑफ K ये डिपेंड करती है मीडियम पे। वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स on medium in which charges are kept। किस मीडियम में चार्जेस हैं उस पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू। कैसे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ K होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये E नहीं है, ऐसे C की शेप बनाओ और बीच में लाइन बना दो, ये कहलाता है एप्सिलॉन। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका लॉजिकली मतलब क्या हुआ? इसका लॉजिकली मतलब हुआ इट इज द ईज with which electrical effects passes through a medium। कोई मीडियम कितना इजीली उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास हो जाता है, दैट इज परमिटिविटी। लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिशन, कोई मीडियम कितना परमिट करता है अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देने के लिए, दैट इज योर परमिटिविटी। अगर हम बात करें एयर की या बात करें वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, इसके लिए आप यूज करते हो एप्सिलॉन, ऐसे नीचे नॉट लगा देते हो। वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट्स होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और K की वैल्यू एयर के लिए हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब्सटीट्यूट करोगे आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट्स याद रखने बड़े आसान है। कैसे? जरा इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। K के यूनिट्स आपको चाहिए, क्या हो जाएगा? न्यूटन, इधर चला गया मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्ज नीचे, कूलम स्क्वायर नीचे। सो K के यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके रिवर्स यूनिट कर दो, एप्सिलॉन के आ जाएंगे। कूलम की पावर -2 तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन तो न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर तो मीटर इनवर्स का स्क्वायर। समझ में आई बात? सो क्या बोला मैंने? ध्यान से दोबारा। मैंने बोला कोई भी दो चार्जेस जो हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करते हो तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है अलग अलग मीडियम के लिए डिफरेंट। ओवरऑल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पासेस थ्रू मीडियम। अगर एयर की बात हो, वैक्यूम की बात हो, फ्री स्पेस की बात हो, तो एप्सिलॉन नॉट यूज करते हो। वैल्यू होगी थी 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये याद करनी है। और K की वैल्यू एयर के लिए हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसका मतलब छोटा सा फाइनल एक्सप्रेशन, अगर चार्जेस, इफ चार्जेस आर केप्ट इन मीडियम, तो फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर चार्जेस आर केप्ट इन एयर, तो फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? इधर तक नो इश्यू? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यहां तक आप सबको क्लियर है? प्लीज यहां तक लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए। अब अगर हमें एप्सिलॉन के डायमेंशंस निकालने हो, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के यूनिट्स क्या होते हैं अभी बताए 2 मिनट पहले पीछे। एप्सिलॉन के क्या यूनिट्स थे? एप्सिलॉन के यूनिट्स थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही थे एप्सिलॉन के, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ कूलम के डायमेंशंस क्या होते हैं? 80। ए फॉर एम्पियर, करंट इनटू टाइम,
ये होता है कूलम के डायमेंशंस, ये कूलम के डायमेंशंस हैं। तो अब अगर आपको निकालना हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके क्या होंगे, कूलम स्क्वायर के हो गए 80 स्क्वायर, न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 की पावर -1, मीटर लेंथ, कंबाइन करो m-1 l-3 t4 a2, ये होगा इसके डायमेंशंस। सो चार्ज के यानी कूलम के डायमेंशंस क्या होंगे, at, और एप्सिलॉन के डायमेंशंस कितने होंगे। अगर आपको k के डायमेंशंस निकालने हो यानी 1/4 एप्सिलॉन के, तो इसके रिवर्स हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, m1 l3 t-4 a-2। इजंट इट? यहां तक बात समझ में आती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये अभी लिख लेना, टाइम दूंगा बेटा, सामने देखो। अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा नाम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दो नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। पहले लॉजिकली सुनो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस मीडियम इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू अनदर बट इट मे बी रेयरर विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ऐसा ही होता है। सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव है ये हमेशा, ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी के रेफरेंस में डिफाइंड होता है। किसके रेफरेंस में, एयर के रेफरेंस में। मतलब दो चीज ध्यान देना, पहले मैं मैथमेटिकल करा रहा हूं फिर स्टेटमेंट वाइज लिखूंगा। सपोज दो चार्जेस, इफ टू चार्जेस आर केप्ट इन एयर, तो उसके बीच में फोर्स कितनी हो गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर, यही होता है। इफ सेम टू चार्जेस आर केप्ट at same distance apart in medium, तब उनके बीच में फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 r स्क्वायर, यही होगा। एयर में दो चार्जेस है, उनके बीच में ये फोर्स है, किसी मीडियम में दो चार्जेस है, उनके बीच में ये फोर्स है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, F0/Fm, Q1 Q2 r स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r या फिर कैपिटल के। ये है कैपिटल के, ये स्मॉल के नहीं है, ये कैपिटल के है। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर आपने EM/E0 उल्टा लिख दिया। नहीं बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो डिनोमिनेटर में है ना बेटा, F0/Fm करूंगा तो जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो इसको आप लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करोगे, पहली स्टेटमेंट, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो आप स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। पहली स्टेटमेंट बन जाएगी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम
is the ratio of absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of vacuum. एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट से डिफाइंड हो गया। दूसरी स्टेटमेंट हम फोर्स की टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट पेपर में ना ऐसे लिखी हुई आ जाती है, डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ऐसे बोल सकता है स्पेसिफिकली वो। तो आपको याद होना चाहिए एफ नॉट बाय एफ एम है। एफ नॉट का मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम या एयर, और एफ एम मीन्स फोर्स व्हेन दे आर इन मीडियम। सो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges placed in air to the force between same two charges placed at same distance apart इन मीडियम। बात समझ में आ गई? दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर है। इसको यूज कहां करना है, कैसे इस्तेमाल होगी, अब ध्यान से सुनना। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब जो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है वो आप नोटिस करो 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस समथिंग है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली हमें दे देता है कि किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो एयर का कितना मल्टीपल है। सो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर से डबल है तो K2 हो जाएगा। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? Q2। सो मीडियम से कितना ज्यादा मल्टीपल है, मतलब एयर के रेफरेंस में वो कितना ज्यादा या कितना कम है, दैट वो आपको क्या देगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी चीज जो इससे पता लगती है, अगर फोर्स के एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, एफ नॉट बाय एफ एम आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो फोर्स बिटवीन मीडियम कितना हो गया? एफ नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे क्या पता लगा? जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उस मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है उस मीडियम में फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर वाटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाय 81। पानी में अगर दो चार्ज हैं और हवा में दो चार्ज हैं, तो पानी में जब चार्ज होगा तो फोर्स जो होगी वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी। जब एयर में चार्जेस हैं फोर्स 80 गुना ज्यादा होगी। इससे फोर्स कम होने की वजह से लार्ज वैल्यू ऑफ K फॉर वाटर मेक्स इट अ पोलर सॉल्वेंट। मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अंदर किसी भी चीज को आप डाल दोगे उसकी बीच की फोर्स कमजोर हो जाएगी। जैसे HNO3 की बात करते हो, डाइल्यूट HNO3 और एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इनके बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की। जब उसी HNO3 को
आप पानी में डाल दोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 81 टाइम्स कम हो जाएगी, तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। कोई भी चीज पानी में क्यों घुल जाती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए पानी को बोलते हैं इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर तो पता है ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं। पोलर सॉल्वेंट, उसमें कोई भी चीज इजीली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। समझ में आ गई बात, क्लियर? सो लार्ज वैल्यू ऑफ के की वजह से यह चीज पॉसिबल होती है। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, इस वजह से यह हो पाता है। क्लियर, समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? प्लीज इतना लिखो पहले, फिर प्रोसीड करेंगे आगे। एक बार इसको दोबारा देखो। मैंने आपको बोला फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी, और जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसमें फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। इट मींस जैसे एग्जांपल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। इट मींस फोर्स जो वाटर में होगी दो पार्टिकल्स के बीच में वो 81 टाइम्स कम होगी जब वो एयर में है। तो जैसे HCl हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HNO3 हो गया, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इनमें आयनिक बॉन्ड्स हैं। आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो इसमें कोवेलेंट होता है शेयरिंग से, आयनिक होता है क्या, लूजिंग और गेनिंग से। तो उसमें आयनिक में क्या आता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। अब आपने उसी HNO3 को पानी में डाल दिया, जब पानी में डालोगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कितना वीक हो जाएगा, 80 गुना वीक हो जाएगा, क्योंकि जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है अब वो 80 टाइम्स कम अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो डिसोसिएट करना आसान होगा ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सब कुछ डालो वो घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, वो बॉन्ड्स को कमजोर कर देता है पानी। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो बीच में रह गई। जी बेटे, पोलर क्यों है? सॉल्वेंट तो समझ में आ गया ना। पोलर का मतलब क्या होता है, कल बताया था ना मैंने कि नॉन पोलर और पोलर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर वहां से आया, और सॉल्वेंट इसलिए आया क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो रहा है सब कुछ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं। तो इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। और सॉल्वेंट इसीलिए क्योंकि उसमें जो भी चीज डाल रहे हो वो डिसॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब एक चीज जो बीच में रह गई वो था यूनिट ऑफ चार्ज। ये पहले कराना चाहिए था, रह गया, सॉरी। यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ये आपको पता ही है क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज कौन होता है, कूलम। इसका डायमेंशन क्या होंगे, 80। हाँ कि ना, ये डायमेंशन मैंने बता दी थी पहले। चार्ज के यूनिट को सपोज मैं कहता हूं 1 कूलम को डिफाइन करो। 1 कूलम को डिफाइन करने को बोला, साथ साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले समझेंगे। स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। आपने फॉर्मूला देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R²। अगर मैं Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम रख दूं, R को 1 मीटर रख दूं, और एयर में बात करूं तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। के की वैल्यू कितनी हुई, 9 इंटू 10⁹, 1 1 1 स्क्वायर। सो के Q1 Q2 बाय R² कितना आ गया, 9 इंटू 10⁹। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखो स्टेटमेंट। 1 कूलम is that much charge. 1 coulomb is that much charge which when placed in air, at a distance of 1 meter, from an equal and similar charge, would repel it
with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तो 1 कूलम्ब एक ऐसा चार्ज है जिसको उसके जैसे सेम चार्ज के आगे 1 मीटर दूर हवा में रख दूं तो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू पावर 9। लैंग्वेज अब जो मर्जी बना लो, कंटेंट ये चाहिए सारा। लैंग्वेज आप जैसे मर्जी बनाइए, डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारनी होती, लैंग्वेज बनाइए और ठीक बनाइए। कौन कौन से की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जो बच्चे जनरली बनाते वक्त भूल जाते हैं, एक ये एयर, अगर एयर नहीं लिखेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 नहीं आएगा, तो ये लिखना जरूरी है। ये पॉइंट भूल जाते हैं बच्चे स्टेटमेंट बनाते वक्त। सो 1 कूलम्ब ऐसा चार्ज है जिसको अगर 1 मीटर दूर बराबर और सिमिलर चार्ज के सामने रख दूं तो दोनों के बीच की जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन्स। क्लियर? सो अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो, इसके न्यूमेरिकल्स बताता हूं कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या अप्रोच लेनी है, पहले तो बड़े बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कैसे बेसिक टाइप के? मैंने बोला दो चार्जेस हैं। पहले सबसे सिंपल क्वेश्चंस क्या होंगे, दो चार्जेस आपको दिए होंगे, दो चार्जेस Q1 Q2, डिस्टेंस, मीडियम और फोर्स, ये कुछ वेरिएबल्स हैं। इनमें से कोई एक अननोन होगा, बाकी सब गिवन होगा। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट ऐसा कुछ 12वीं क्लास में, इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला दिया और आपको अप्लाई करना हो। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना पड़ जाता है। फोर्सेस दी होती है एयर में और मीडियम में, डिवाइड करो, आंसर आ जाता है। सो ये तो बड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें घुमावदार भी आते हैं थोड़े से, जैसे थोड़ा सा सोचने वाला। जैसे सपोज मैंने बोला, लिखिए साथ साथ आप क्वेश्चन, टू चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस are placed at a distance of 2 meters from each other. What is the magnitude of each charge, या ऑफ चार्ज, दोनों सेम ही है, इफ फोर्स बिटवीन देम इज बैलेंस्ड बाय अ वेट ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फुद्दू है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी कर दी है, बहुत इजी। ध्यान देना प्लीज बात को। आपको बोला टू इक्वल चार्जेस हैं, दोनों को 2 मीटर दूर रख दिया एक दूसरे से। टू इक्वल चार्जेस हैं, दोनों को 2 मीटर दूर रखा फ्रॉम ईच अदर। कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा अगर दोनों की फोर्स की बीच की फोर्स 5 kg के ऑब्जेक्ट से बैलेंस हो जाए? तो मतलब जो फोर्स है वो कितनी दी हुई है, 5 kg वेट। 5 kg वेट का मतलब 5 इंटू 9.8 मतलब 49 न्यूटन। ये फोर्स दे दी। अब एक्सप्रेशन लगाओ, फोर्स की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो मीडियम एयर कंसिडर करना है, अदरवाइज गिवन होगा। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो आपके पास फोर्स आ गया 49, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्जेस आपको निकालना है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 इंटू 2। क्या आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं? स्क्वायर रूट करें, 49 का हो गया 7, R स्क्वायर 2 स्क्वायर का हो गया 2, 9 का हो गया 3, 10 टू पावर 9 का हो गया 10 टू पावर 4, एक रूट 10 बच गया। 10 टू पावर 8 का होता है ना 10 टू पावर 4, एक रूट 10 बच जाएगा। तो ये मेरे पास आया 14/3 रूट 10 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम्स। कैलकुलेट करना है, मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ दिया। बिल्कुल रूट 10 की वैल्यू डलेगी, रैशनलाइज करके डलेगी, पर डलेगी जरूर। यहां तक बात समझ में आई?
अप्रोच क्लियर है? आसान क्वेश्चन है पक्का। एक और क्वेश्चन सुनो। अब सपोज करो ऐसा क्वेश्चन देता हूं, समझो ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझो। मैंने आपको बोला टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर एट सम डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं हवा में कुछ डिस्टेंस दूर। प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, दो चार्जेस हैं एयर में, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। नाउ व्हाट विल हैपन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if magnitude of charge, each charge is doubled and distance between them is halved. ठीक। Also find the effect if the charges are now placed in medium having dielectric constant 10। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, वो काम की बात है। बहुत आसान है। दो चार्जेस हैं हवा में कुछ डिस्टेंस दूर हैं। फोर्स पे क्या होगा अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं और डिस्टेंस हाफ कर दूं। सो पहले इनिशियल फोर्स कितनी हो जाएगी, वो है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी, K 2Q1 2Q2 बाय R बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया 16 टाइम्स F। सो फोर्स बिकम्स 16 टाइम्स। पहला पार्ट क्लियर। आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द इफेक्ट इफ दीज चार्जेस आर नाउ प्लेस्ड। मतलब ये करने के बाद अब आपने मीडियम बदल दिया। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ नॉट बाय एफ एम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फोर्स इन मीडियम कितना हुआ, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन एयर आप कितना निकाल चुके हो, 16F। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10। आंसर आया 1.6F। सो फर्स्ट केस में फोर्स हो गई 16 टाइम्स एंड उसके बाद फोर्स हो गई 1.6 टाइम्स। अगर डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही कर दिया होता तो फोर्स हो जाती 1/10 बिना कुछ चेंज किए। इसीलिए यहां स्पेसिफाई किया नाउ दे आर प्लेस्ड। तो मजे लेने के बाद आपने मीडियम चेंज किया। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटा? सब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा और वैरायटी देखो, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ। और वैरायटी देखो, सपोज आपको मैंने बोला टू चार्जेस repel each other, two charges having equal magnitude equal to Q are placed at some distance apart. दो चार्जेस हैं, उनको कुछ डिस्टेंस दूर आपने प्लेस कर दिया। नाउ अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल बॉडी
initially uncharged is brought in contact with first charge, then with second charge, and finally removed. What will be the net force between the two charges? Now, सब मजे लेने के बाद अब फाइनली आपको क्या निकालना है? दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। तो लॉजिक समझो पहले। मैंने बोला दो चार्जेस हैं, दोनों के पास कितना है? क्यू क्यू। एक न्यूट्रल बॉडी लाया, फर्स्ट के साथ टच करूंगा, इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2, इस पे हो जाएगा Q/2। शेयरिंग होती है, आफ्टर शेयरिंग चार्जेस बिकम इक्वल। उसके बाद सेकंड के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, इस पे चार्ज है Q/2, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था Q/2। टोटल कितना हो गया? 3Q/2, हाफ एक के पास, हाफ दूसरे के पास। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसके पास हो जाएगा Q/2, इसके पास हो जाएगा 3Q/4। टोटल किया, आधा एक के पास, आधा दूसरे के पास, दूसरे को रिमूव कर लिया। यही करते हैं ना, ये है। और नाउ दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी हो जाएगी? K Q/2 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो रिजल्ट हो गया 3KQ²/8D²। आई समझ बात? मुश्किल तो नहीं लगा? सो अभी जो आप क्वेश्चंस करोगे, आज जो मैं होमवर्क दूंगा वो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। कल की क्लास, अभी अगली क्लास एक और चाहिए मेरे को इसी टॉपिक के लिए, बिना कॉन्टेक्स्ट कराए। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि दो चार्जेस हवा में है तो क्या फोर्स होगी, दो चार्जेस मीडियम में तो क्या होगी। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, एक चार्ज हवा में है और एक मीडियम के अंदर है, तब क्या होगा, तब क्या लोगे। अभी तो दोनों एयर में थे, अगर दोनों मीडियम में हो गए तो भी आज देख लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल देते हैं या फिर हम के यूज कर लेते हैं। दूसरा, अब हम करेंगे दो, एक चार्ज एयर में है और एक चार्ज पानी के अंदर है। आधा हुआ, पूरा हुआ, पौना हुआ, कुछ भी हुआ, एक चार्ज आधा पानी में, आधा सब इफेक्ट देख लेंगे। 1 मिनट लगेगा सारा कुछ करने में। सो उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा अगली क्लास में। एक ये टॉपिक होगा, दूसरा एक होगा मैक्सिमम मिनिमम, इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, वो कैसे अप्लाई होगा। ये दो काम अगली क्लास में होंगे। आज का होमवर्क सुन लीजिए, असाइनमेंट निकालिए प्लीज। असाइनमेंट में पेज नंबर 11, टॉपिक 1.10, पेज 11, टॉपिक 1.10, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक ये अटेम्प्ट चाहिए मेरे को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।